जय हिंद दोस्तों, धाकड़ सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा जो बहुत जल्द आपके सामने है। इसी वीक में अगले वीक में आपके सामने परीक्षा होगी। अगर आप उस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो आप अपना आकलन कर लें। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे थे और फिर आप देखना चाहते हैं कि परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, परीक्षा में प्रश्न कैसे आएँगे, तो आप ये क्लास आपके लिए ही मैंने बनाई है। और इस क्लास में जो प्रश्न रहेंगे वो बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल उसी पैटर्न पर ये एक मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, जो उस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्लास को बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं कि राजस्थान में रेता पद्धति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी जल संरक्षण, ऑप्शन सी नमक उत्पादन या ऑप्शन डी मृदा उर्वरकता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी नमक उत्पादन। और इसकी व्याख्या करेंगे, रेता पद्धति राजस्थान में नमक उत्पादन की एक पारंपरिक विधि है, विशेषकर सांबर झील के आसपास। दोस्तों आपको समझना है कि सांबर झील के जो आसपास है ये रेता पद्धति जो है, इसको आप ध्यान रखना। रेता पद्धति जो है ये किस में काम आएगी? नमक के उत्पादन में। और सांबर झील से जो नमक बाहर निकाला जाता है, उसमें इसी पद्धति के द्वारा क्या किया जाता है? नमक का उत्पादन किया जाता है। आपको याद रखना है, रेता का संबंधित किससे है? नमक से। दोस्तों इसमें आपको 120 प्रश्न मिलेंगे, जो परीक्षा में आपको 120 प्रश्न मिलेंगे। और उसी तरीके से जिस विषय के आपको प्रश्न मिलने वाले हैं, वो प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। तो यह जो क्लास है, ये आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण होने वाली है। तो कंटिन्यू बने रहिए, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाड़ी और टांका राजस्थान में किस प्रकार की विधियां है? तो ऑप्शन ए सिंचाई के तरीके, बी जल संरक्षण की विधियां, सी नमक उत्पादन के तरीके या डी पशुधन प्रबंध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जल संरक्षण की विधियां। क्या हो जाएगी? नाड़ी और टाके जो बने हुए हैं वो किसके लिए बने हुए हैं? कि खेत का पानी किसमें रहे? खेत में ही, उसके लिए नाड़ियां और टाके बने हुए हैं। और ये जल संरक्षण के लिए बनी हुई है। नाड़ी और टाका जो है, राजस्थान में वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण की पारंपरिक क्या है? विधियां है। ये प्राचीन काल से विधियां चली आ रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी डूंगरपुर या ऑप्शन डी झुंझुनू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपके सामने है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात जो कि 929 डूंगरपुर जिले में दर्ज किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। बाल लिंगानुपात का मतलब है 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीसीसोल्स एंड एडोसोल्स और एनसेप्टिसोल्स राजस्थान की किस प्रकार की मृदा के उपमृदाकरण हैं? तो ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी रेतीली मिट्टी या ऑप्शन डी लाल और पीली मिट्टी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। एंटी एनसीटी सोल्स एडोसोल्स आदि मिट्टी के वैज्ञानिक वर्गीकरण है। राजस्थान में एंटीसीसोल्स प्रमुख रूप से रेतीली मिट्टी में पाए जाते हैं, जो जलोढ़ मिट्टी के उपमृदाकरण के रूप में भी वर्गीकृत हो सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, अपवाह तंत्र की बात कर रहे हैं तो कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ दोस्तों, एक चीज आपको प्रश्नों में, अगर आप पहली बार अगर किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है। देखो कई बार क्या कंफ्यूज होता है, ऑप्शन ए में क्या लिख दिया इन्होंने? 2, ऑप्शन बी में क्या लिख दिया? 3, ऑप्शन सी में क्या लिख दिया इन्होंने? 4। जैसे आपको पता चला कि ऑप्शन बी सही है। क्या पता चला? ऑप्शन बी सही है और उसमें क्या लिखा हुआ? 3।
तो जनरली अपन पढ़ते समय अपन को याद रह जाता है 3 और ऑप्शन 3 सही हो जाता है। ऐसा कई बार कहीं बच्चों से हुआ है कि ऑप्शन बी में है 3 लेकिन संख्या याद रह जाती है 3 और ऑप्शन कौन सा भर दिया जाता है, 3 को क्या कर दिया जाता है, गोला, सी को गोला कर दिया जाता है। इस प्रकार से आपको सावधानी रखनी है। ये इस प्रकार से कंफ्यूजन के लिए इनके जो ऑप्शन क्रमांक है उनमें ही इनके नंबर सेम नहीं दिए रहते हैं, ये कि ताकि आप कंफ्यूज हो सको और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? ऑप्शन ए अक्षांश और देशांतर, ऑप्शन बी वर्षा की मात्रा, ऑप्शन सी समुद्र से दूरी और ऑप्शन डी ये सभी। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अक्षांश और देशांतर भी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, वर्षा की मात्रा भी प्रभावित करती है और समुद्र से दूरी भी प्रभावित करती है। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा सभी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? बहुत ही शानदार प्रश्न। ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय या ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभ से। तो किससे होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी। क्या हो जाएगा? बात कर रहे हैं किसकी? राजस्थान की। और राजस्थान की ही ये भर्ती परीक्षा है। तो राजस्थान से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो आपको याद रखना बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उससे सर्वाधिक वर्षा हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 520 550 किलोमीटर, ऑप्शन बी 692 किलोमीटर, ऑप्शन सी 800 किलोमीटर और ऑप्शन डी 500 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 692 किलोमीटर। इसकी अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई पूछी है आपको, तो याद रखना है अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वो कितनी है? 692 किलोमीटर। कहाँ पर है? अगर आपको राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वो कितनी है, तो आपको याद रखनी है 692 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत क्षेत्र आता है? बात चल रही है राजस्थान की। थार मरुस्थल जो है राजस्थान के हिस्से में कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए लगभग 40%, बी लगभग 50%, सी लगभग 61% या डी लगभग 70%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों लगभग 61%। कितना? लगभग 61%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना बात कर रहे हैं किसकी? राजस्थान की। और राजस्थान में मरुस्थल कितना है थार का? तो 61% है। ये पूरे भारत की बात नहीं हो रही है बल्कि कहाँ की बात हो रही है? केवल और केवल राजस्थान की बात हो रही है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधियां कौन सी है? बात कब की आ रही है? परंपरागत विधियां, जो परंपराओं से पुरखों से पुराने जमाने से जो विधियां चली आ रही है जल संरक्षण को मतलब जल को इकट्ठा करने की, जल जो है उसको क्या करने की? इकट्ठा करने की जो परंपरागत विधियां हैं वो कौन कौन सी है? ऑप्शन ए नाड़ी और टांका, बी खड़ीन और बाड़ी, सी टोबा और झालरा और ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ये सभी। क्या है? ये सभी प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही अपने पापा और अपने दादाजी और उनके दादाजी और उनके दादाजी से के समय से ये क्या चली आ रही है? ये विधियां चली आ रही है। नाड़ियां हुआ करती थी आपके भी गांव में, आपके खेतों के आसपास होगी नाड़ी। टांका भी होगा आपके, जिसे आजकल फार्म पॉन्ड कहते हैं। खड़ीन, बाड़ी, टोबा, जालरा, ये जो सभी है ये क्या है? परंपरागत विधियों के अंतर्गत आते हैं। इनसे सिंचाई की जाती है और जल संरक्षण किया जाता है। पानी को इकट्ठा किया जाता है। जब खेतों में पानी की जरूरत होती है तब इनसे पानी वापस काम में ले लिया जाता है। इस प्रकार के अगर आपके खेत है तो आपको समझ रहे होंगे इस सब चीजों को। ये परंपरागत विधियों में आते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक चीज और ध्यान रख लेना, इनमें से इन चीजों को भी ध्यान रखना। नाड़ी, टांका, खड़ीन, बाड़ी, टोबा, जालरा, अगर इनमें से कोई शब्द आ जाए कि ये इनमें से एक शब्द दे दिया और आपसे पूछ लिया कि ये किन से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि जल संरक्षण की परंपरागत विधियों से संबंधित शब्द है। नाड़ी, टांका, खड़ीन, बाड़ी, टोबा और जालरा, इन चीजों को भी आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर संभाग में कौन से जिले शामिल है? ये बात कर रहे हैं संभाग की, तो बीकानेर में जो बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। ऑप्शन बी बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर,
ऑप्शन सी बीकानेर, नागौर और जैसलमेर, ऑप्शन डी बीकानेर, सीकर और चूरू। ये बात कर रहे हैं संभाग की। देख लेते हैं, आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। आपको क्या देखना है कि संभाग हो सकता है आपको संभाग ही मिल जाए। जैसे बीकानेर संभाग की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि बीकानेर खुद संभाग है, जोधपुर भी खुद संभाग है और जैसलमेर भी खुद क्या है, संभाग है। इधर बीकानेर संभाग है और जैसलमेर संभाग है, इधर बीकानेर है। तो आपको ये और ये पहला, ये दोनों में है। कौन से जिले शामिल है बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। देख लो, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जो क्या है, ये बीकानेर संभाग के क्या है, जिले हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है। देखो, जनसंख्या घनत्व कब की पूछ रहा है, 2011 की। तो आपको विशेष तौर से यही ध्यान रखना है कि 2011 के बाद की जनगणना अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपको 2011 का ही आंकड़ा डाटा आपसे ज्यादातर पूछा जाएगा। तो ऑप्शन ए 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी जो है 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूछा तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इस प्रश्न में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता है, नहीं होना आपको। तो जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं किसकी, राजस्थान की, और 2011 की ही बात करेंगे। और 2011 में आपको याद रखना है 200 जो व्यक्ति है वो प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है 200। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में किस मृदा में रेगर या कपास का उत्पादन होता है। तो मिट्टी की ऐसी कौन सी क्वालिटी है वो देखनी है आपको। तो ऑप्शन ए लाल पीली मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी या डी रेतीली मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी काली मिट्टी। क्या है, काली मिट्टी। आपको ध्यान रखना है कि रेगर और कपास, कपास का जो मुख्य उत्पादन होता है वो कौन सी मिट्टी में होता है, काली मिट्टी में सबसे अच्छा कपास उत्पादन होता है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में और ऑप्शन डी बीकानेर। तो मरु उद्यान की बात कर रहे हैं तो यहीं से आपको याद रखना है कि मरु उद्यान जो है वो कहाँ है दोस्तों। मरु उद्यान जो है, देखो मरुस्थल की बात कर रहे हैं तो मरुस्थल की बात चल रही है। मरु उद्यान तो आपको याद रखना जैसलमेर बाड़मेर दोनों में ही ये क्या है, मरु उद्यान जो है स्थित है, जैसलमेर और बाड़मेर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। अगर दोस्तों आप इस क्लास को देखते हुए यहाँ तक पहुंच गए हो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो मैं आपके लिए आने वाली परीक्षा तक में और मॉडल पेपर आपके लिए लेके आ जाऊं ताकि आपको परीक्षा में डायरेक्ट इसी मॉडल पेपर से आपको प्रश्न वहां पर मिल जाए और भगवान और आपकी मेहनत दोनों की बिल्कुल रहेगी, जोड़ रहेगा, योग रहेगा, आपकी किस्मत साथ देगी और आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी गोडावण, ऑप्शन सी सारस और ऑप्शन डी कोयल। तो इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोडावण। ये याद रखना, आपको राष्ट्रीय पक्षी की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, गोडावण। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको राजस्थान की ही बात करें तो यहाँ देखना है कि पूंछ कहाँ की रहा है, तो किसकी है, गोडावण जो है राज्य पक्षी है, कहाँ का, राजस्थान। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि राजस्थान में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। आप भी एग्जाम देने जाओगे तो उस किसी ना किसी राजमार्ग से हो सकता है कि आप जाओ, तो आपको सावधानी तो रखनी ही है सड़क पे, और वो एनएच कौन सा है ये चीजें आपको देखनी रहती है। आप जहां भी कभी भी ट्रेवलिंग करो, कहीं भी सफर करो तो आपको इस रोड पे जा रहे हो तो बैठे बैठे अगर बस में हो किसी में भी हो तो आपको ये चीज अनुमान लगा लेनी चाहिए कि ये कौन सा राजमार्ग चल रहा है। तो उससे आपको क्या है, देख कर जो आदमी सीखता है वो ज्यादा सीखता है। ठीक है, तो सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम पूछा है तो NH 15,
NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे, N का मतलब नेशनल, H का मतलब हाईवे। NH8, NH52 या NH48, इनमें क्या सही हो जाएगा दोस्तों? इन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? NH15। याद रखना, राजस्थान की बात चल रही है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है NH15 जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे बड़ा है। राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? बिल्कुल शानदार प्रश्न। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 52 या ऑप्शन डी 41। तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे और कंफ्यूज हो सकता है कि अभी भी है, तो उनका कंफ्यूजन दूर करते हैं कि अभी जो वर्तमान की स्थिति बात करें तो राजस्थान में जो है जिले कितने हैं? 41। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने हैं? 41। और पहले कितने थे? 43। उसके बाद में 50 भी रहे हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वर्तमान की बात करें कि यहाँ बात करें वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है, तो आपको यह ध्यान रखना है 41। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाली बात कर रहे हैं तो ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बाड़मेर या ऑप्शन डी चूरू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व, इस चीज को यहाँ देख लेना है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? जैसलमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में किस क्षेत्र में खेजड़ी का जो वृक्ष है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं? खेजड़ी जो है वो वृक्ष है अपना। अगर राज्य वृक्ष पूछे आपको, क्या पूछे? राज्य वृक्ष, तो क्या है? तो आपको ध्यान रखना है क्या है दोस्तों? खेजड़ी। ठीक है, खेजड़ी राज्य वृक्ष है अपने राजस्थान का। और इसकी बात करें कि सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए अरावली क्षेत्र, ऑप्शन बी पूर्वी मैदानी, ऑप्शन सी थार का मरुस्थल या ऑप्शन डी हाड़ौती का पठार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल में जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थार के मरुस्थल में जो है खेजड़ी के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी नहर की, तो आपको देखना है ऑप्शन ए हरी के बैराज, ऑप्शन बी पोंग बांध, ऑप्शन सी व्यास नदी और ऑप्शन डी सतलुज नदी। का उद्गम स्थल की पूछ रहा है कि कहां से इंदिरा गांधी जो नहर है वो निकल रही है, उद्गम की बात कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हरी के बैराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरी के बैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिंतामणि दुर्ग और जमीन का जेवर किस किले के उपनाम है? ये कला एवं संस्कृति से प्रश्न आया है। इतिहास की बात करें तो वहीं से आया है ये। चिंतामणि दुर्ग और जमीन का जेवर किस किले के उपनाम को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए मेहरानगढ़ किला, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ का किला, ऑप्शन सी जूनागढ़ किला या ऑप्शन डी रणथंबोर किला। ये दो शब्द याद रखने हैं, चिंतामणि दुर्ग और जमीन का जेवर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? जूनागढ़ किला। कौन सा किला? जूनागढ़ किले को जो है चिंतामणि दुर्ग और जमीन का जेवर के नाम से भी जाना जाता है। जूनागढ़ किले को उसके उपनाम चिंतामणि दुर्ग और जमीन का जेवर के लिए जाना जाता है। इसका निर्माण जो है 1594 में राय सिंह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? राय सिंह। याद रखना आपको, राय सिंह के द्वारा निर्माण कराया गया था जूनागढ़ किले में। और इसी को क्या कहते हैं? जमीन का जेवर और चिंतामणि दुर्ग इसी के नाम है। जूनागढ़ किला भी इसी का नाम है, चिंतामणि दुर्ग भी इसी का नाम है और जमीन का जेवर भी इसी का नाम है। और इसका निर्माण की बात करें तो राय सिंह ने करवाया था। और कब करवाया था? 1594 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1594 जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बहुत शानदार प्रश्न। तो पहले की जो क्लासें नहीं देखी हो, मैंने बहुत शानदार तरीके से वो बताई है। वो क्लासें भी अगर आप फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल आपका मन है कि मैं भी नौकरी लगूं, तो वो क्लासें भी आपको देखनी चाहिए। आप चाहे तो स्पीड बढ़ा सकते हैं क्लास की अगर आपको धीरे लग रहा है, लेकिन मैं एज ए नॉर्मल स्पीड में ही चलूंगा, क्योंकि स्पीड आपकी बढ़ाई भी जा सकती है, ये भी ऑप्शन है। ठीक है, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए राव जोधा, ऑप्शन बी राव जैसल, ऑप्शन सी महाराणा कुंभा, ऑप्शन डी सवाई जयसिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? उसका राइट आंसर हो जाएगा राव जैसल। क्या हो जाएगा? देखो, राव जोधा जो है, अगर जोधपुर की स्थापना पूछे तो किसने करवाई? राव जोधा ने। और जैसलमेर दुर्ग की बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है, किसने?
राव जैसल ने। जैसल से आगे मेर और लगा दो तो क्या हो जाएगा, जैसलमेर। इसी से आपको याद रखना है, जैसलमेर दुर्ग किसका है, राव जैसल ने इस जो दुर्ग का है क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन चित्र शैली का चित्रा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए कैलाश चंद्र शर्मा, ऑप्शन बी सुमित्रा, ऑप्शन सी मोहनलाल शर्मा या ऑप्शन डी श्रीलाल जोशी। जैन चित्र शैली की बात कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश चंद्र शर्मा। और कैलाश चंद्र शर्मा को जैन चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात किसकी चल रही है, जैन चित्र शैली की बात कर रही है तो क्या हो जाएगा, कैलाश चंद्र शर्मा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, श्रीलाल जो जोशी है वो फड़ चित्रकारी से संबंधित है दोस्तों, इसको भी अगर याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो। फड़ चित्रकारी की बात करें तो श्रीलाल जोशी, और ये जो है कहाँ से है, शाहपुरा से है, और जिला जो है शाहपुरा का क्या है, भीलवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबूजी का जन्म किस जिले में हुआ था, जिला पूछा है तो ऑप्शन ए जोधपुर, बी नागौर, सी अजमेर, डी अलवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। क्या हो जाएगा, जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबूजी का जो जन्म है जोधपुर में हुआ था। मोहनोत नैन्सी और मोरजी ओशिया के अनुसार बाबूजी का जन्म जोधपुर जिले में हुआ था। अगर बात करें कि किन के अनुसार तो याद रखना है मोहनोत, क्या होता है, मोहनोत नैन्सी, मोहनोत नैन्सी और मोरजी ओशिया के अनुसार बाबूजी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, जोधपुर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुताना का नाम सबसे पहले किसने दिया था। राजपुताना शब्द की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन ए जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन बी कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन सी विलियम फ्रैंकलिन और ऑप्शन डी मैक्स मूलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज थॉमस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सबसे पहले क्या नाम दिया, राजस्थान का क्या नाम दिया, राजपुताना। क्या कहा पहले, राजपुताना नाम दिया गया किसको, राजस्थान को ही। राजस्थान के बहुत सारे नाम थे, राजस्थान भी इसी का नाम था, राजस्थान भी इसी का नाम था, राजपूता नाम के सामने ही है। राजपुताना जो इसको नाम दिया था जॉर्ज थॉमस ने, इसे राजस्थान को क्या कहा था, राजपुताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ था। गठन की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 30 मार्च 1949 या डी 1 नवंबर 1956 को। तो राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। और इसका गठन जो है 30 मार्च 1949 को। इसका नाम क्या हो गया, राजस्थान। क्या हो गया बच्चों या दोस्तों मित्रों, क्या हो गया इसका नाम, राजस्थान। इससे पहले इसका नाम क्या था, राजपुताना था। क्या था, राजपुताना। और इससे पहले व्रत राजस्थान, मत्स्य राजस्थान, एकीकरण से पहले इसके बहुत सारे नाम थे। लेकिन इसका एकीकरण जो है वो कब कंप्लीट हो गया था, 30 मार्च 1949 को कंप्लीट इसका नामकरण क्या हो गया था, राजस्थान। और राजस्थान राज्य का गठन भी कब हो गया, उसकी तारीख क्या पूछेंगे तो क्या बताओगे आप, 30 मार्च 1949 आपको याद रखना है। और 30 मार्च की बात करें तो 30 मार्च को जो है वो राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, राजस्थान, एक सेकेंड, राजस्थान दिवस भी कब बनाया जाता है, 30 मार्च को ही मनाया जाता है। और राजस्थान राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। हालांकि इसका अंतिम रूप जो है 1 नवंबर 1956 को आया था, लेकिन 30 मार्च तारीख को आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मेले और त्योहार का संबंध किससे है। मेले और त्योहार का संबंध किससे है, ऑप्शन ए कृषि पद्धति, ऑप्शन बी जल संरक्षण, ऑप्शन सी सांस्कृतिक जीवन, ऑप्शन डी पशुपालन। तो मेले और त्योहार का संबंध पूछा है तो किससे है, तो आपको याद रखना है और आपको समझना है कि मेले और त्योहार जो है वो किससे हैं, सांस्कृतिक जीवन से, अपने संस्कृति से। अपने राजस्थान की संस्कृति को समझने में मेले और त्योहारों का आयोजन आयोजन किया जाता है। और वो त्योहार जो है हंसी खुशी से अपनी संस्कृति को निभाते हुए ये सब काम किए जाते हैं। मेले का आयोजन किया जाता है और अपने घरों में सभी में त्योहार जो है वो मनाए जाते हैं। ये सांस्कृतिक जीवन जीवन से इसका संबंध जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आभूषण का संबंध किस लोक कला से है। ऑप्शन ए हस्तकला, बी संगीत, सी वेशभूषा या डी नृत्य।
इस चीज को देखनी है। बात करें आभूषण, आभूषण का मतलब अगर आप गर्ल्स है तो समझ सकते हो गहने, और पुरुष भी इन चीजों को समझ ही सकते हो। जब शादी होती है तो सभी की जो बीवियां होती है वो क्या पहनती है, गहने पहनती है, आभूषण पहनती है। और ये आभूषणों का संबंध हस्तकला, संगीत और वेशभूषा और नृत्य किससे है, तो इसका जो संबंध है वेशभूषा से है, मतलब पहनावा से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहनने से है आभूषण का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक संगीत और नृत्य का संबंध राजस्थान में किससे है, तो ऑप्शन ए रंगमंच, ऑप्शन बी पर्यटन स्थल, ऑप्शन सी सांस्कृतिक विरासत, ऑप्शन डी ऐतिहासिक स्मारक। बात कर रहे हैं लोक संगीत और नृत्य, ठीक है, इन दोनों के संबंध की बात पूछ रहे हैं। तो राजस्थान में किस चीज से है, तो इनका जो संबंध है वो सांस्कृतिक विरासत से है। किससे है, ऑप्शन सी सांस्कृतिक विरासत को है लोक संगीत और नृत्य जो है सांस्कृतिक विरासत से इनका संबंध है। रंगमंच, पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्मारक जो नहीं है ये, और ये सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए लोक संगीत और नृत्य का जो संबंध है इससे है। ये चीज भी आपको समझनी होगी, ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तकला का प्रमुख केंद्र क्या था, हस्तकला का प्रमुख केंद्र क्या था, ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर या ऑप्शन डी अजमेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर। आपको याद रखना है कि हस्तकला का संबंध कहां से है, जयपुर से है, ठीक है, जयपुर से हस्तकला का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था, बहुत ही शानदार प्रश्न। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। बहुत ही सरल प्रश्न है। राजस्थान का एकीकरण जो है वो दोस्तों कुल 7 चरणों में हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में किस राजवंश का शासन था, ऑप्शन ए चौहान, ऑप्शन बी गहलोत, ऑप्शन सी सिसोदिया, ऑप्शन डी राठौड़। बात कहाँ की हो रही है, मेवाड़ की। आपको ये समझना होगा, मेवाड़, मारवाड़, वागड़, बागड़, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ बात आई है मेवाड़ की, तो मेवाड़ में कौन थे, तो मेवाड़ में थे सिसोदिया। क्या थे, सिसोदिया वंश था मेवाड़ में। मेवाड़ में जो है सिसोदिया राजवंश का शासन था। ये चीज को आपको भी याद रखनी है। बात करें मेवाड़ की तो आपको सिसोदिया आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेहरानगढ़ किला किस जिले में स्थित है, ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। मेहरानगढ़ किले की बात हो रही है जो कि कहां पर स्थित है, तो मेहरानगढ़ जो किला है वो दोस्तों कहाँ है, जोधपुर में है। कहाँ है, चिड़िया टूप पहाड़ी पर जोधपुर में स्थित है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, मेहरानगढ़ किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में है, रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो किस जिले में है, ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी राजसमंद। तो रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो दोस्तों कौन से जिले में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाली में। तो याद रखना, पाली का रणकपुर का जैन मंदिर, याद रखना किससे, पाली का रणकपुर जैन मंदिर, ठीक है। रणकपुर जैन मंदिर की पूछे कहां पर स्थित है तो आपको याद रखना है पाली, आपके दिमाग में ये प्रश्न छप जाना चाहिए। तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था, बिल्कुल शानदार प्रश्न है। तो ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी जोधपुर। तेजाजी का जन्म, तो तेजाजी का जन्म जो है दोस्तों वो कहाँ हुआ था, नागौर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागौर। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ, नागौर में हुआ था। हवेलियों और किले किस कला के उदाहरण हैं, ऑप्शन ए लोक कलाएं, ऑप्शन बी वास्तुकला, ऑप्शन सी रंगमंच, ऑप्शन डी संगीत। हवेलियां, हवेलियों और किले किस कला के उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों वास्तुकला के। ध्यान रखना आपको, वास्तुकला से संबंधित है क्या है, हवेलियां और किले जो है वो किससे संबंधित है, वास्तुकला से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गंवरी क्या है, समझ के ध्यान रखना आपको। गंवरी जो है वो क्या है, ये एक लोक संगीत है, नृत्य नाटिका है, वाद्य यंत्र है या वेशभूषा है। गौरी जो है वो क्या है, तो गौरी जो है दोस्तों वो क्या है, एक नृत्य है। क्या है, नृत्य। गौरी जो है एक नृत्य है, किया जाता है, ये नृत्य नाटिका है। आपको ध्यान रखना, गौरी से नृत्य नाटिका। लोक देवता जो गोगा जी की पूजा किस रूप में की जाती है, आपको ये चीज समझनी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, गोगा जी की पूजा। ऑप्शन ए सर्पों के देवता, बी वर्षा के देवता, सी पशुओं के देवता या डी युद्ध के देवता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सर्पों के देवता। किस कौन से देवता, सर्पों के देवता। देखो दोस्तों यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। जो तेजाजी है वो भी, उनकी जो मृत्यु है वो किससे हुई थी, सर्प के काटने से। किससे हुई थी,
सर्प के काटने से तो लोग जो है वो प्रश्न जो बालक है वो डायरेक्ट यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इसमें तेजाजी को समझ के वो उसमें क्या कर देता है उत्तर में? तेजाजी कर देता है कि सर्पों के देवता से कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है। तो आपको ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। तो लोक देवता कौन से आएंगे इसमें? गोगा जी। सर्पों के देवता में क्या आएगा? गोगा जी। इस प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गोगा जी को सर्पों के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। आमेर का किला किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर या ऑप्शन डी अजमेर। आमेर का किला, आमेर का किला जो है वो दोस्तों है जयपुर में। ऑप्शन ए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए जयपुर। आमेर का किला कहाँ स्थित है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथोड़ी जनजाति किस लोक नृत्य के लिए जानी जाती है? कथोड़ी जनजाति किस लोक नृत्य के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए घूमर, ऑप्शन बी गेर, ऑप्शन सी मावलिया या ऑप्शन डी अग्नि नृत्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों मावलिया। कौन सा? मावलिया। कथोड़ी जो जनजाति है इसका ध्यान रखना आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा मावलिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो फैक्ट है दोस्तों, ये आपको सीधे के सीधे याद रखना पड़ेगा। कथोड़ी जो जनजाति है वो किससे है? मावलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2008। सूचना का अधिकार अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2005। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुंच प्रदान करना है कि उसको किसी भी प्रकार की सरकार से अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो वो सूचना के अधिकार के तहत वो जानकारी मांग सकता है। और ये जानकारी का अधिकार आपको उनको या आपको या मेरे को कब प्राप्त हुआ? तो 2005 में। कब से प्राप्त हुआ है? 2005 के बाद से अपन ये सुविधा या इस जो अधिनियम है इस अधिकार का अपन लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य का प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य सचिव, ऑप्शन सी जिला प्रशासन, ऑप्शन डी ये सभी। राज्य का प्रशासनिक ढांचा कैसा है? तो ये सभी आपको याद रखने हैं कि राज्य का प्रशासनिक ढांचा में मुख्यमंत्री की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, मुख्य सचिव की भी है और जिला प्रशासन की भी है। तो ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रशासनिक जो ढांचा है उसमें इन सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, ऑल राइट, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉलिटिकल से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं। ये पेपर जो है मॉडल पेपर जो है ये बिल्कुल आपके परीक्षा के बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग उसी प्रकार से वही सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न डाले गए हैं ताकि आपके पूरे पेपर का एज ए रिवीजन हो सके और परीक्षा का पैटर्न आपको समझ में आ सके। राज्य विधानसभा और न्यायपालिका भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? राज्य विधानसभा और न्यायपालिका की बात कर रहे हैं तो किससे संबंधित है? ऑप्शन ऑप्शन ए संघ, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी केंद्र शासित प्रदेश और ऑप्शन डी पंचायत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों राज्य। किससे संबंधित है? विधानसभा कहाँ की है? राज्य की। और न्यायपालिका भी कहाँ की है? राज्य की बात चल रही है। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राज्य के भाग से संबंधित है। भारतीय संविधान में जो है राज्य जो है उससे संबंधित है। बहुत ही जोरदार प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखना बात किसकी हो रही है? राज्यपाल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों क्लास आपको पसंद आती जा रही होगी। और अगर आपको पसंद आ रही है, अभी तक आपने इस चैनल को या सब्सक्राइब नहीं किया और क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार जरूर लाइक कर दें। और आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन बी कलेक्टर, ऑप्शन सी जिला न्यायाधीश या ऑप्शन डी विधायक। तो जिला प्रशासन की बात कर रहे हैं तो इसका मुख्य क्या होगा? इसका प्रमुख कौन होगा? तो कलेक्टर। कौन होता है? कलेक्टर। जिले का जो मुखिया होता है, जिले का जो प्रमुख होता है, जिले के प्रशासन का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? कलेक्टर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। मुख्य सचिव की बात चल रही है तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों?
मुख्यमंत्री करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यपाल के राज्यपाल के किस अनुच्छेद के तहत राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है? ए अनुच्छेद 153, बी अनुच्छेद 154, सी अनुच्छेद 155, डी अनुच्छेद 156। देखो ये प्रश्न है, ये जो अनुच्छेद वाले प्रश्न है इनको आपको डायरेक्ट बिल्कुल कंप्लीटली आपको याद ही करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा जैसे भी हो, लेकिन जो मुख्य है कि राज्यपाल से संबंधित आपको पूछा जा सकता है, इसलिए मैं प्रश्न लेके आया हूँ। संवैधानिक प्रमुख होता है तो उसका अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 153 के अंतर्गत जो है राज्यपाल का जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उच्च न्यायालय है ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी बीकानेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो है वो कितना होता है? कार्यकाल पूछा ग्राम पंचायत का, तो ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 6 वर्ष। कितने वर्ष का होता है दोस्तों? तो इसका जो ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात कर रहा है तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ऑप्शन बी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब साइंस वाले प्रश्न आ गए हैं, विज्ञान वाले, वो देख लो। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है? तो ऑप्शन ए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन बी आपतन कोण परावर्तन कोण से दोगुना होता है, ऑप्शन सी आपतन कोण परावर्तन कोण से आधा होता है और या ऑप्शन डी ये तीनों। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम पूछे तो आपको याद रखना है कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा राइट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम ही यह है कि आपतन कोण जो है हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ये व्याख्या से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी है तो आपको याद रखना ऑप्शन ए थायराइड, बी पिट्यूटरी, सी यकृत और डी अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? यकृत। ग्रंथि की पूछा आपको तो क्या हो जाएगा? यकृत। डेंगू किस कारक से होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ या डी कवक। किससे होता है? तो डेंगू जो है वो विषाणु से होता है। ऑप्शन बी विषाणु से डेंगू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु और अधातु में क्या अंतर है? तो धातु चमकदार होते हैं और अधातु नहीं। धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु नहीं। सी में आएगा धातु अगात बद्धर्य और तन्य होते हैं, अधातु नहीं। और ये सभी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? कि ये सभी। धातु और अधातु दोनों के भौतिक और रासायनिक गुणों में महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। धातुएं आमतौर पर चमकदार भी होती है, आघात वर्धीय भी होती है और तन्य और ऊष्मा व विद्युत की सुचालक भी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशिष्ट प्रबंधन क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए कचरे का पुनर्चक्रण, बी कचरे का निपटान, सी कचरे को कम करना, यस ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ये सभी। कचरे का पुनर्चक्रण करना मतलब रिसाइकलिंग करना, कचरे को वापस उपयोगी सामग्री बनाना, कचरे का निपटान करना, उन कचरे को खत्म करना और कचरे को कम करना, और ये सभी जो है अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत ही आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 2025 में आयोजित होने वाली प्रमुख खेल घटना कौन सी है? यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय खेल, ऑप्शन बी ओलंपिक, ऑप्शन सी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता या इनमें से कोई नहीं। 2025 की बात कर रहे हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय खेल। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय खेल जो है वो प्रमुख खेल घटना कौन सी है? राष्ट्रीय खेल 2025 की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि राजस्थान राज्य में हाल ही में लागू की गई नई योजना का क्या नाम है? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, बी इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना, सी मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना और या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे लेटेस्ट की बात करें तो ये सभी क्या हो गई? पुरानी चल रही है, कोई नई नहीं है। 2025 में जो हाल ही में लागू, इनमें से कुछ भी नहीं किया गया है, सब क्या है? पुराने
से समय से चली आ रही है, मतलब हाल ही का मतलब होता है 2025 में लागू की हुई योजना। ओके, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ए फ्रांस के राष्ट्रपति, बी अमेरिका के राष्ट्रपति, सी जापान के प्रधानमंत्री या डी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो इसमें मुख्य अतिथि थे। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए कलराज मिश्र, बी अशोक गहलोत, सी वसुंधरा राजे, डी सचिन पायलट। तो राज्यपाल कौन है? तो याद रखना आपको, सी मतलब ऑप्शन ए कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र जो है वो राज्यपाल है राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान थर्ड मिशन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए मंगल से, बी शुक्र से, सी चंद्रमा से या डी बृहस्पति से। किससे है चंद्रयान थर्ड का संबंध? तो चंद्रयान थर्ड का जो संबंध है वो किससे है? चंद्रमा से। याद रखना आपको, चंद्रयान और चंद्रमा से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए भारत में निर्माण को बढ़ावा देना, बी विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, सी बेरोजगारी को कम करना या डी ये सभी। मेक इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ये सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के निर्माण को बढ़ावा भी देना है, विदेशी निवेश को भी बढ़ावा देना है और बेरोजगारी को क्या करना है? कम करना है। तभी क्या बन पाएगा? मेक इन इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी ब्राजील में, ऑप्शन सी इंडोनेशिया में या ऑप्शन डी चीन में। G20 शिखर सम्मेलन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्राजील में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ब्राजील इसका राइट आंसर हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2024 जो है वो ब्राजील में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया गया? हाल ही की बात कर रहे हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन ए पधारो हमारे देश, बी अतुल्य राजस्थान, सी राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा दे या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, इनमें से कोई नहीं। हाल की पूछा है तो हाल ही में इनमें से कोई भी नहीं है, तो इस प्रकार से किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए भजनलाल शर्मा, बी अशोक गहलोत, सी वसुंधरा राजे और डी सचिन पायलट। हो सकता है ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही सरल हो, लेकिन इसमें ये चीज ध्यान रखी है, कौन सी? फोर्थ ग्रेड। कौन सी ग्रेड के लिए एग्जाम है ये? फोर्थ ग्रेड है। तो इनमें से छोटा प्रश्न, क्योंकि ये 10th लेवल की एग्जाम है, तो ये प्रश्न जो है बिल्कुल 0 लेवल का प्रश्न है। तो इसलिए आपको ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो श्रीमान भजन लाल जी शर्मा है। ऑप्शन ए भजन लाल जी शर्मा। ओके, ये आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए शिक्षा प्रणाली में सुधार, बी छात्रों की संख्या बढ़ाना, सी स्कूलों की संख्या बढ़ाना या इनमें से कोई नहीं। नई शिक्षा नीति 2020 की बात कर रहे हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, शिक्षा प्रणाली में क्या करना है? सुधार करना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न अब कंप्यूटर से संबंधित आ गए हैं क्योंकि सिलेबस में है। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, या बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, या डी हार्डवेयर है। बात कर रहे हैं एमएस वर्ड की, तो आपको ध्यान रखना है एमएस वर्ड जो है ये एक, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। कौन से सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल ध्यान रखना आपको, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस नोटपैड जो भी आपको मिले वो सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए जानकारी साझा करने के लिए, ऑप्शन बी ईमेल भेजने के लिए, ऑप्शन सी ऑनलाइन खरीदारी के लिए या ऑप्शन डी ये सभी। इंटरनेट का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो इंटरनेट का जो उपयोग है इन सभी कार्यों के लिए किया जाता है। जानकारी साझा करने के लिए भी किया जाता है, ईमेल भेजने के लिए भी किया जाता है और ऑनलाइन खरीदारी के लिए भी किया जाता है। इन सभी का उपयोग जो है इंटरनेट के द्वारा ही किया जाता है। ये सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन ए दस्तावेज बनाने के लिए, बी प्रस्तुति बनाने के लिए, सी स्प्रेडशीट बनाने के लिए या डी ईमेल भेजने के लिए। बात कर रहे हैं एमएस एक्सेल की, केवल एमएस एक्सेल के बारे में बताना है। तो एमएस एक्सेल जो है वो आपके स्प्रेडशीट बनाने में काम में लिया जाता है। आप रिजल्ट बना लो, मार्कशीट बना लो स्कूल के, किसी भी प्रकार के
इस प्रकार की जो सारणी बनाई जाती है, इस प्रकार की, ये भी एमएस एक्सेल की में ही बनाई जाती है। ठीक है, स्प्रेडशीट बनाने के लिए। देखो दस्तावेज की बात करें तो एमएस वर्ड आपको ध्यान रखना है, दस्तावेज किसमें बनाया जाता है, एमएस वर्ड। और प्रस्तुति की बात करें तो एमएस पावर पॉइंट किससे बनाई जाती है, पावर पॉइंट। और बात करें ईमेल की तो ईमेल तो है जो ईमेल से ही किया जाता है, और स्प्रेडशीट जो है वो एमएस एक्सेल से तैयार की जाती है। ठीक है, क्लियर, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना, ऑप्शन बी गाने बजाना, ऑप्शन सी फिल्में देखना, या ऑप्शन डी गेम खेलना। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रही है तो क्या है मुख्य कार्य? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या प्रदान करना है, इंटरफेस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? ईमेल का जो है पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल मेल, ऑप्शन सी एंट्री मेल, या डी एक्सटर्नल मेल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कंफ्यूज हो गए आप, इसीलिए इस पे विशेष ध्यान देना आपको इस प्रश्न पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर में विश्वास रखने वाला के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए आस्तिक, ऑप्शन बी नास्तिक, ऑप्शन सी विश्वास पात्र, या ऑप्शन डी श्रद्धालु। यहाँ ध्यान रखना है कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला आ रहा है कि ईश्वर ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला आ रहा है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी अपने को। ठीक है, अपनी भाषा में हाँ पढ़ नियम कौन है। ठीक है, तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आस्तिक। क्या हो जाएगा? आस्तिक। और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आस्तिक। अगर ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला आता तो ऑप्शन का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाता? नास्तिक। ठीक है, लेकिन विश्वास रखने वाला, विश्वास करने वाला, ईश्वर को मानने वाला शब्द आ जाए तो अभी आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? आस्तिक। नहीं मानने वाला नास्तिक, मानने वाला आस्तिक। ओके, दैट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सफलता प्राप्त करना, बी बिना परिश्रम के सफलता मिलना, सी परिश्रम करना, और डी सफल न होना। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिना परिश्रम के सफलता मिलना, ऑप्शन बी। जिसने बिना परिश्रम किए उसको क्या मिल गई? सफलता मिल गई। तो कहते हैं ना कि अंधे के हाथ तो बटेर लग गया। ठीक है, अंधा है उसको कुछ नहीं दिखता है, उसको भी कुछ ना कुछ मिल गया, तो बिना परिश्रम बिना मेहनत के क्या मिल जाती है? सफलता। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये मुहावरा है। नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अपमानित होना, बी प्रतिष्ठा में वृद्धि, सी बहुत परेशान करना, या डी बहुत खुश होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? नाक काटना मतलब अपमानित होना। क्या होना? अपमानित होना। नाक काटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अपमानित होना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, राम ने खाना खाया, इस वाक्य में खाना क्या है? ऑप्शन ए कर्ता, इसकी पूछ रहा है ये खाने की, कर्ता, बी कर्म, सी क्रिया, या डी विशेषण। राम ने खाना खाया, तो इसमें जो है वो खाना क्या है? तो खाना जो है दोस्तों वो क्या है? कर्म है। क्या है? कर्म है। ठीक है, कर्म। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि लोकाक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कवि बहुत ज्ञानी होता है, बी कवि कल्पनाशील होता है, सी कवि को कहीं भी जाने की अनुमति होती है, या डी कवि बहुत शक्तिशाली होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कि कवि जो है वो क्या होता है? कल्पनाशील होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पवन का पर्यायवाची शब्द क्या है? पवन का पर्यायवाची ऑप्शन ए अनिल, बी अनल, सी अंबुज, या डी अंबर। पवन का पर्यायवाची क्या है? तो पवन का पर्यायवाची है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन ए अनिल। ऑप्शन ए अनिल पवन का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ का तत्सम रूप क्या है? तत्सम का मतलब है कि जो संस्कृत जो भाषा है, कौन सी भाषा है? संस्कृत जो भाषा है उससे सम याद रखना आपको कि सेम टू सेम। संस्कृत के सेम टू सेम शब्द हिंदी में आ गए हैं, उनको क्या कहते हैं? तत्सम। ठीक है, सम को समान रखना है या सेम टू सेम, जैसे भी याद रखो। तो हाथ का तत्सम रूप ऑप्शन ए हस्त, ऑप्शन बी हति हति, ऑप्शन सी हत, या ऑप्शन डी हत्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा दोस्तों क्या, हस्त। क्या हो जाएगा, हस्त। उत्साह का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए निराशा, ऑप्शन बी निष्क्रिय, ऑप्शन सी खुशी और ऑप्शन डी उमंग। उमंग। तो उत्साह जो है उसका जो क्या हो जाएगा, विलोम पूछा है, मतलब विलोम का मतलब उल्टा, मतलब उत्साह है तो क्या है, निराशा। निराशा इसका राइट आंसर हो जाएगा विलोम शब्द पूछे तो। शुद्ध वाक्य का चयन करो, वाक्य देखना है शुद्ध, कि राम ने खाना खाई। खाई होता है क्या, क्या होता है, खाया। राम ने खाना खाया, राम खाना खाई और राम खाना खाया। तो आपको सबको समझ में आ रहा है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, राम ने खाना खाया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक में कौन सी संधि है? ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी यण संधि या डी वृद्धि संधि। अत्यधिक में जो है वो कौन सी संधि है दोस्तों, यण संधि। कौन सी संधि है, यण संधि, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए विस्तार, ऑप्शन बी संक्षेप, ऑप्शन सी विग्रह, ऑप्शन डी अलगाव। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संक्षेप। अगर दोस्तों इस क्लास को आप अभी तक देख रहे हो और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि क्लास आपको पसंद आ रही है। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे भी आप, आपके साथी, आपके भाई, आपके बहन, जिनको भी आप फोर्थ ग्रेड में देखना चाहते हैं उनको भी ये क्लास शेयर कीजिए। चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्विगु और ऑप्शन डी बहुब्रीहि। चौराहे में कौन सा समास है? तो चौराहा में जो है वो कौन सा समास है दोस्तों, द्विगु। कौन सा है, द्विगु समास है, आपको ध्यान रखना है, द्विगु। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी सूर्यणी, ऑप्शन डी सूर्य। सूर्य का स्त्रीलिंग पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य का जो स्त्रीलिंग है वो क्या होगा, सूर्य। क्या होगा, सूर्य। सूर्य का स्त्रीलिंग, ये प्रश्न सही नहीं है। सूर्य का जो स्त्रीलिंग है वो भी क्या होगा दोस्तों, वो भी क्या होगा, सूर्य का जो स्त्रीलिंग है वो भी हो जाएगा सूर्य। क्या हो जाएगा, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य में कौन सा प्रत्यय है? तो साहित्य में इत प्रत्यय, बी ये, सी इत और डी के। प्रत्यय का मतलब होता है पीछे जुड़कर, शब्द के पीछे जुड़कर जो है उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, वो क्या होता है, प्रत्यय। और इसमें कौन सा प्रत्यय है साहित्य में, तो इत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इत प्रत्यय। निर्जल में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए नी, बी निर, सी निर और डी नीर। किसी भी शब्द के फर्स्ट में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है वो उपसर्ग कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, निर। क्या हो जाएगा, निर्जल का निर। तो इस जैसे निर प्लस क्या हो जाएगा, जल, बराबर क्या हो जाएगा, निर्जल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है तो वो समझना आपको। तो जलज, पंकज, नीरज या पंकज। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा पंकज, ऑप्शन डी। देखो ये ऑप्शन कॉमन आ गए हैं, इस ऑप्शन को हटा दो आप, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलज और नीरज इसके पर्यायवाची नहीं है, किसके, कमल के। अंधकार का विलोम शब्द क्या है? विलोम उल्टा होता है, ए उजाला, बी प्रकाश, सी रोशनी या ये सभी। अंधकार का विलोम की पूछा है तो अंधकार का जो विलोम है ये सभी है। आपको ध्यान रखना है कि रोशनी भी अंधकार मिटाती है, प्रकाश भी अंधकार मिटाता है, और उजाला हो गया तो भी अंधकार मिट गया। तो अंधकार की जो विलोम है ये सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सर्वनाम का प्रकार क्या है? वह सर्वनाम, तो वह पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है या संबंधवाचक। वह सर्वनाम का क्या प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। सही वर्तनी वाला शब्द चुने। ऑप्शन ए आशीर्वाद, ऑप्शन बी आशीर्वाद, ऑप्शन सी आशीर्वाद, ऑप्शन सी आशीर्वाद। तो सही वर्तनी किसमें है दोस्तों? तो सही वर्तनी है आशीर्वाद, ये वाला, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मात्रा का ध्यान रखना आपको, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मात्रा है ये ऐसे आएगी और आशीर्वाद ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आशीर्वाद।
ऑप्शन ए कुल मिला के इसका राइट आंसर है ऑप्शन आशीर्वाद। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी कालिंदी, ऑप्शन सी जमुना या ऑप्शन डी मंदाकिनी। गंगा का पर्यायवाची पूछा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों भागीरथी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश के कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस सी इज अफेयर्ड स्पाइडर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी विथ या ऑप्शन डी अबाउट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑफ। क्या हो जाएगा? ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट आर्टिकल कि ही इज हॉनेस्ट मैन। तो कौन सा आर्टिकल रहेगा एन दे का प्रयोग में? ऑप्शन ए, बी में एन, सी द और डी नो आर्टिकल। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आ जाएगा एन। क्या आ जाएगा? ही इज एन हॉनेस्ट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट द सेंटेंस द न्यूज आर वेरी गुड। ऑप्शन ए द न्यूज इज वेरी गुड, द न्यूज वेर वेरी गुड, द न्यूज आर वेरी गुड, द न्यूज हैव वेरी गुड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द न्यूज इज वेरी गुड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन टेंस से संबंधित है कि ही ब्लैंकेट टू दिल्ली यस्टरडे। तो ऑप्शन ए गो, बी गोज, सी वेंट या डी गोन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सी वेंट। ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। कब? कि वह दिल्ली कल गया था। तो इसमें क्या आएगा? वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द पैसिव वॉइस ऑफ ही रोट अ लेटर। ऑप्शन ए a letter was written by him, b a letter is written by him, option c a letter has been written by him, option d a letter is being written by him। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए a letter was written by him। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द एंटोनिम ऑफ हैप्पी। देखो ये शब्द अगर आपको आएगा एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है विलोम। क्या होता है? विलोम। ठीक है, या उल्टा, विपरीत। आपको बताना एंटी पक्ष अगर समझो, एंटी एंटोनिम से एंटी पक्ष समझ लो, विलोम उल्टा बताना। ठीक है, ये कंफ्यूज होते हो बहुत सारे बच्चे। तो हैप्पी, ऑप्शन ए जॉयफुल, ऑप्शन बी सैड, ऑप्शन सी ग्लैड या ऑप्शन डी चेयरफुल, चीरफुल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सैड। हैप्पी का क्या हो जाएगा? सैड। हैप्पी नहीं खुश, सैड नहीं दुखी। देखो चूज द सिनोनिम ऑफ ब्रेव। सिनोनिम का मतलब समझना आपको समान है। सिनोनिम का मतलब क्या समझना है? समान। समान का मतलब हो जाएगा पर्यायवाची। क्या हो जाएगा हिंदी में बात करें तो? पर्यायवाची। ठीक है, इसको सिनोनिम को सेम से समझना है कि इसके समान कौन से अर्थ है। सिनोनिम ब्रेव, ब्रेव यानी बहादुर। तो ए कॉवर्ड, बी फियरलेस, सी से, डी वीक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फियरलेस। क्या होता है? फियरलेस, डर रहित। जो डरता है वो ब्रेव यानी बहादुर, और ठीक है फियरलेस। सॉरी, वो इससे पहले वाला प्रश्न हो गया कि ब्रेव है। अगर ब्रेव है तो ये फियरलेस इसका राइट आंसर इसलिए हुआ कि फियरलेस का मतलब है डर से मुक्त। डर से मुक्त, जो डरता नहीं है। ठीक है, फियरलेस का मतलब होता है डर से मुक्त। ठीक है, तो इसका समान उत्तर यही रहेगा फियरलेस, लेकिन डर से मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? तो इनमें आपको स्पेलिंग ढूंढनी है कि इनमें से सही स्पेलिंग कौन सी है। तो आप देखोगे तो आपको इसमें सही स्पेलिंग मिलेगी चांसलर की, और वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये स्पेलिंग सभी चांसलर के लिए पूछी गई है। तो ये हो गया कैंसलर, ये हो गया चांसलर, कैंसलर और ये चांसलर ऐसे हो गया। तो आपको पढ़ के देखना है। तो ओरिजिनल स्पेलिंग इसकी जो एक्यूरेट स्पेलिंग है वो क्या होगी? चांसलर की। ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ए जियोलॉजी, ये ऑर्टिनोलॉजी, एंटोमोलॉजी या बॉटनी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बर्ड्स की बात तो क्या हो जाएगा? ओरिंथ ओरिंथोलॉजी। ओरिंथोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चूज द करेक्ट कंजक्शन ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी। ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी बट, ऑप्शन सी सो और ऑप्शन डी फोर।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही इज रिच बट लेकिन ही इज नॉट हैप्पी, लेकिन वह खुश नहीं है, क्योंकि वह अमीर तो है, वह अमीर है लेकिन वह खुश नहीं है। तो ऑप्शन बी बट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank with the correct verb. The sun, fill in the blanks in the east. Arise, be rose, rises and rising. The sun is the east. In the east तो rises। क्या आएगा इसमें राइट आंसर, rises। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑफिशियल टर्म ऑडिट। ऑडिट जो है वो उसका जो है मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन ए लेखा परीक्षा, बी लेखांकन, सी हिसाब या डी जांच। इसका क्या होता है, ऑडिट का मतलब, ऑडिट का मतलब होता है लेखा की क्या होती है, परीक्षा होता है, लेखा जोखा को चेक किया जाता है, ऑडिट होती है। ठीक है, ऑडिट लेखा परीक्षा। द अपोजिट ऑफ इंक्रीज इज, ऑप्शन ए डिक्रीज, ऑप्शन बी ग्रो, सी एक्सपेंड या डी एनलार्ज। इंक्रीज का अपोजिट विलोम क्या होगा, तो अपोजिट का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज। इंक्रीज का अपोजिट क्या होगा, तो इसका हो जाएगा डिक्रीज। क्या होता है, डिक्रीज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेंज द सेंटेंस टू रिपोर्टेड स्पीच, ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। ऑप्शन ए he said that he was going to school, option b he said that he is going to the school, c he said that he had gone to school या डी he said he is going to school। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए he said that he was going to school। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड द वर्ड दैट मीन्स अ पैलेस ऑफ फॉर बर्ड्स। जो पक्षी है उनका स्थान क्या है, तो ऑप्शन ए एपायरी, ऑप्शन बी अवेरी, ऑप्शन सी एक्वेरियम और ऑप्शन सी सेंचुरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अवेरी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अवेरिया, अवेरी। ठीक है, अब मैथ्स आ गई है। 18 और 24 का महत्तम समाप्त करती है HCF और लघुत्तम समाप्त करती है LCM क्या होगा। 18 और 24 का अगर आप निकालोगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, 6 और 72। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सॉल्यूशन की बात करें तो 18 के गुणनखंड में 1 2 3 6 9 18 24 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 12 24 सबसे बड़ा साझा गुणनखंड 6 है, इसलिए HCF जो 61 LCM बराबर 18 इंटू 24, 6 बराबर 3 इंटू 24 बराबर 72 है। अतः HCF LCM क्रम से 6 और 72 होंगे। यह केवल आपको जनरली समझाने के लिए है, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि आप इस प्रकार के गणित के सवालों को पूरी तरीके से आप समझ पाओ। तो अगर आपको आता है तो जनरली इसका आंसर बता दिया है मैंने, पहले से ऑलरेडी निकाल के आपके सामने सोल्व करके आपके सामने रख दिया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 15% हानि पर 1700 रुपए में बेचा जाता है तो उसका क्रय मूल्य क्या है। देखो, अगर आप इन गणित के प्रश्नों को जितना हल करोगे, जितना आप खुद हल करोगे, इनको आप इस प्रकार से डायरेक्ट उत्तर, ये प्रश्न डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे। ये इनकी संख्या चेंज होगी, 15 की जगह 20% हो सकते हैं और 1700 की जगह भी राशि चेंज हो सकती है। लेकिन ये परीक्षा में जो प्रश्न है उनका लेवल और पैटर्न देखने के लिए प्रश्न पत्र मैंने मॉडल पेपर के रूप में तैयार किया है। तो इस पे आप खुद को हल करना है और आप इनके इस प्रकार से अगर आप तैयारी कर रहे थे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पहले बिना आंसर के आप इसको हल करें, और बाद में अगर आप समझना चाह रहे हो तो ये हल मैंने दे दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2000 रुपए। क्रय मूल्य क्या है, बराबर विक्रय मूल्य 100 भाजक 100 माइनस हानि कितनी हुई परसेंट, 1700 इंटू 100 भाजक 100 माइनस 15 सीपी तो 1700 आ जाएंगे, और 100 भाजक 85 तो बराबर 20 इंटू 100 बराबर कितने रुपए आ जाएंगे, 2000 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, और यदि ए बी और सी की आयु का औसतन 25 वर्ष है तो उनकी कुल आयु कितनी है। ए बी सी की तीनों की औसत आयु 25 है, तो आपको समझना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 125। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा 75 वर्ष, क्योंकि कुल आयु बराबर औसत आयु इंटू व्यक्तियों की संख्या। यह सूत्र आपको याद रखना है, कुल आयु निकालनी हो तो औसत आयु को व्यक्तियों की संख्या से गुणा करना है,
तो औसत आयु कितनी है 25 और व्यक्तियों की संख्या कितनी है 3, तो इनको गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएंगे 75, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज पूछा है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 5% की दर से, तो ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 800, ऑप्शन सी 1200 और ऑप्शन डी 1600। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 800 रुपए। वो कैसे हुआ? साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो आपको याद रखना, मूलधन को, दर से और समय को, तीनों को क्या करना है गुणा करना और उनमें 100 का भाग देना है। मूलधन, दर और समय तीनों को गुणा करना है और 100 का भाग देना है। तो 8,000 क्या है कुल रुपए हैं, 5% ब्याज है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, तो बटेवा 100 करेंगे तो 80,000 बटेवा 100 बराबर कितने रुपए आ जाएंगे 800 रुपए। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 800 रुपए। ये आपको सूत्र याद करने से ही आएगा, क्या आएगा सूत्र याद करने से ही आपको इसका हल आने वाला है। यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं तो 10 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ऑप्शन ए 25 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 35 दिन, ऑप्शन डी 40 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितने दिन 30 दिन। कितने दिन में 30 दिन में, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या इंटू दिनों की संख्या, ठीक है, और कुल कार्य हो जाएगा। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, कितनी है व्यक्तियों की संख्या यहाँ है 15 और दिनों की संख्या कितनी है 20। तो 15 और 20 कितने हो गए? तो 15 को 20 से गुणा करेंगे तो 300 आ गए। और 10 व्यक्तियों को कार्य पूरा करने में लगने वाले दिन और कुल कार्य और व्यक्तियों की संख्या का दिन, तो कितना आ जाएगा 300 बटेवा 10 बराबर कितने आ जाएंगे 30 दिन। कितने 30 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। आपको इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है, इनमें याद रखने जैसा आपके सूत्र के अलावा कुछ नहीं है, बाकी सोल्व आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 450 का 20% कितना है? बहुत सीधा सवाल है। ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 100 और ऑप्शन डी 120। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा 90। 450 का 20% कैसे निकालेंगे? तो 450 इंटू 20 बटेवा कितने करने हैं 100। एक जीरो से ये जीरो काट दिया, एक जीरो से ये काट दिया, 45 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 90। ये आ गया आपका राइट आंसर 90 दिन। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करना पड़ेगा। और ज्यादा अगर कोई सवाल नहीं आ रहा तो उसको आप छोड़ के पहले जीके, हिंदी और वो वाला जो प्रश्न कंप्यूटर, इन प्रश्नों को आप सबसे पहले कर लें, क्योंकि वो एक नजर के प्रश्न है। अगर नजर में आ गया तो प्रश्न आ गया और नहीं आया तो नहीं आया। गणित के प्रश्नों को आप अगर आ रहा है तो उसको उसी समय कर ले, नहीं आ रहा तो उसको आगे के लिए छोड़ दे, लास्ट टाइम में आप इनको कर लेना। एक कक्षा में 30 लड़कों का औसत भार 45 किलोग्राम है और 20 लड़कियों का औसत भार 40 किलोग्राम है, तो पूरी कक्षा का औसत भार क्या है? ऑप्शन ए 42 किलो, ऑप्शन बी 43 किलो, ऑप्शन सी 44 किग्रा एमएल किलो और ऑप्शन डी 42.5 किलो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा 43 किलो। औसत भार पूछा है, कितना हो जाएगा 43 किलो। कैसे हो जाएगा? लड़कों का कुल भार बराबर 30 इंटू 45, ठीक है, ऊपर जो भार दे रखा है इसमें हो जाएगा 30 इंटू 45 बराबर कितने हो गए 1350 केजी, ठीक है। और लड़कियों का कुल भार भी निकाल लो तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 40 बराबर कितने हो गए 20 इंटू 40 बराबर 800 केजी, ठीक है। अब औसत निकालना अपने को, तो 1350 प्लस 800 बराबर कितने हो गए 2150 केजी। और अब कुल छात्रों की संख्या कितनी है? तो 30 तो लड़के हैं और 20 लड़के हैं। तो ये तो 30 लड़के हैं और ये 20 लड़के हैं, बराबर कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई 50। तो अब याद रखना है कुल वजन कितना आया 150 और कुल संख्या कितनी है 50। तो 2150 को किसका भाग देना है 50 का, तो कितना आ जाएगा बस वो आपको निकालना है। तो जीरो में से जीरो, 5 चौक 20, एक बच गया, 5 3 15, कितना आ गया 43 केजी। कितना आ गया आपके 43 केजी। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके 43 केजी, मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 और 18 का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 2:3, ऑप्शन 3:4, ऑप्शन सी 4:5, ऑप्शन डी 5:6। आपको सीधा सीधा ये देखना है, आपको लिखना है 12 अनुपात, इस प्रकार के सरल सवाल हो उनको आपको ऐसे सोल्व कर लेना 12:18। अब देख लो इनमें किसका भाग जा रहा है 3 का भाग जा रहा है, तो 4 3 12, कितने हो गए 6 3 18, 2 दूनी 4
2 तिया 6, तो अनुपात कितने हो गए 2:3। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2:3। 12 और 18 का अनुपात, 12 18 दोनों संख्याओं को उनके सबसे बड़े सजा गुणनखंड 6 से विभाजित करो तो भी यही आएगा, 3 से करो तो भी वही आएगा, जैसा आपको समझ में आए उस समय उससे कर देना। 6 से करोगे 6 6 छद्दू 12 6 3 18, या 3 आ जाएगा या 2 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। इसका राइट आंसर आ जाएगा 2:3, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे में कुछ दूरी तय करता है तो 60 किलोमीटर घंटा की गति से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो ऑप्शन ए 1.5 घंटा, ऑप्शन बी 2 घंटे, ऑप्शन सी 2.5 घंटे, ऑप्शन डी 3 घंटे। तो कितना समय लगेगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 घंटे। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे? कुल दूरी जो नाप देखनी है अपने को, उसी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो दूरी देखो, गति इंटू समय, गति इंटू समय। तो गति है कितनी 40 किलोमीटर भाग रहा है वो प्रति घंटे के हिसाब से, और 3 घंटा समय हो गया, तो बराबर तो कितने हो गए 120 किलोमीटर। ठीक है, और लगने वाला समय अगर निकालना है अपने को, क्या निकालना है यहाँ पर समय, तो कुल दूरी कितनी आ गई अपने, कुल दूरी आ गई 120 किलोमीटर। ठीक है, कुल दूरी आ गई 120 किलोमीटर, उसमें किसका भाग देना अपने को, जो है वो कितनी गति से दूरी तय कर रहा है, तो 60, तो 60 को कितने करेंगे तो 2 घंटे आ जाएंगे, काट देंगे, कितने आ जाएंगे 2 घंटे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन का मतलब होता है कि मूलधन प्लस ब्याज अगर जोड़ दे तो वो क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। ठीक है, देखो मूलधन में ब्याज जोड़ दे तो क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। ऑप्शन ए 14,520, बी 14,400, सी 13,200, या डी 15,000 रुपए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14,520 रुपए। वो कैसे हुआ मिश्र धन, ये मूलधन 1 + r, ये आप इतने लफड़ों में नहीं पढ़ना, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, और इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करके इसका उत्तर निकाल लेना है 14,520। ठीक है, मिश्र धन क्या होगा, जिसमें वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर का मतलब होता है कि जो पहला जो वर्ष रहेगा, चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है पहला जो वर्ष रहेगा उसका जो ब्याज बनेगा वो ब्याज अगले साल के जो किस में जुड़ जाएगा, मूलधन में। किस में जुड़ जाएगा, मूलधन में। और वो मूलधन में जुड़ के फिर उसका जो ब्याज वापस बनेगा वो क्या कहलाएगा, मिश्र धन, और चक्रवर्ती ब्याज से उसका आंसर आ जाएगा, और आंसर आपके 14,500 आएगा। आपको हल करना है क्योंकि क्लास ज्यादा बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी ने क्रमशः 50,000 रुपए और 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 1 वर्ष बाद उन्हें 22,000 रुपए का लाभ हुआ तो एक का हिस्सा कितना है? दोनों ने रुपए कितने लगाए, एक ने तो लगाए 50,000, दूसरे ने कितने लगाए, ये 60,000 रुपए लगाए, और 1 वर्ष बाद उन्हें लाभ कितना हुआ, 22,000 रुपए का लाभ हुआ, तो एक का हिस्सा कितना है? ए ने कितने रुपए लगाए, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 10,000 रुपए लगाए। ए ने कितने लगाए, 10,000 रुपए। ठीक है, अब वो कैसे आया उत्तर देख लेते हैं। ए और बी ने निवेश के अनुपात में 50,000 अनुपात 60,000 लगाए, तो इनका अनुपात निकाल लेंगे, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा, तो अनुपात आ जाएगा 5:6 का योग कितना हो जाएगा, तो 11। ठीक है, अब 11, ए का लाभ में हिस्सा कितना है, तो ए का अनुपात बटेवा कुल अनुपात, ए का अनुपात कितना है 5 और कुल अनुपात कितना है 11। ठीक है, और इंटू लाभ कितना हुआ है 22,000, तो इनको निकालेंगे तो कुल कितना आ जाएगा आपके 10,000 आ जाएगा लास्ट में उत्तर, उसको 5 से गुणा कर देंगे, 1 के अनुपात से गुणा कर देंगे। जो 22,000 आया है इसका हल करने के बाद देखो पहले इसे करेंगे, 11 एकम 11, 11 दो 22, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 के 3 जोड़ आएंगे तो 10,000 यहाँ उत्तर आ गया ना, ये उत्तर आ गया ना। 11 को काटेंगे 22 से तो 11 दूनी 22, 2 आ गए, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 आ जाएंगे, तो 10,000 हो जाएगी। ठीक है, अब 10,000 ये हो गए, तो आंसर कितना आ गया 10,000। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए। इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। अगर क्लास में आप अभी तक भी बने हो और आपको क्लास पसंद आ रही है तो इस क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ भी आपको लगे तो इस क्लास के कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन ए 44 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 154 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 28 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 22 वर्ग सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो इसका राइट आंसर आंसर क्या होगा, क्षेत्रफल निकालना अपने को।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो 22/7 होता है, तो 22/7 इंटू 49/7 154 वर्ग सेंटीमीटर। इस सूत्र से आपका आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर। आप आराम से कॉपी में निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, उसका परिमाप क्या होगा दोस्तों? या परिमाप पूछा है तो ऑप्शन ए 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 40 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 28 सेंटीमीटर या डी 80 वर्ग सेंटीमीटर। परिमाप पूछा आयत का, ये होता है आयत, इसका परिमाप पूछा है तो 36 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 36 सेंटीमीटर। वो कैसे? वो आयत का परिमाप जो है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका सूत्र होता है। ये तो लंबाई हो गई इसकी, ये लंबाई, और ये इसकी होती है चौड़ाई, इसको 2 से गुणा करना है। ठीक है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो किससे गुणा करना है? 2 गुणा 10 प्लस 8, तो ये तो कितने हो गए 18 इंटू कितने हो गए 2, 2 इंटू 18 बराबर कितने हो गए 36। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 4 9 16 25 इस श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? एज ए रीजनिंग का प्रश्न है, तो आपको अगला प्रश्न क्या होगा, मतलब अगला जो इसका पद क्या होगा, तो आपको देखना है ऑप्शन ए 30, बी 32, सी 36, डी 49। तो इसका जो अगला होगा वो होगा 36। यह श्रृंखला प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। दो जो है, एक जो है वो 2 बराबर 12, 2 4 जो है वो 3, 2 ज्यादा है, देखो एक को है ना वो 2 से गुणा करेंगे 3, 3 में एक और जोड़ दो कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, फिर 12 है ना, इससे कितने कितने हो गए, 12 से 2 अधिक है तो बराबर कितने हो गए 4, 3 से 2 तो 9, और 4 से 2 16। ये अगला पद इसका क्या आंसर हो जाएगा 25। ये आपको निकालना है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ओके, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी का 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति से, 1/4 भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, उसकी औसत गति क्या होगी? ऑप्शन ए 15.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 16.2 प्रति किलोमीटर प्रति घंटा, सी 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा या डी 18.2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 16.2 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पूरे 120 प्रश्न हैं, उसी तरीके से मैंने मॉडल पेपर तैयार किया है, जिस हिसाब से वो आपके सामने पेपर होगा। मैंने इसमें पूरी सावधानी रखी है, फिर भी अगर किसी प्रश्न में कोई त्रुटि हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैंने इस क्लास को एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश की है। फिर भी ये क्लास आपको कैसे लगी, ये चीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ धाकड़ सर की पाठशाला में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।